नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे इयत्ता 9वीचा पाठ क्रमांक 15 माझे शिक्षक व संस्कार। माझे शिक्षक व संस्कार मतलब क्या कि जब हम लोग स्कूल में रहते हैं, ज़्यादातर हाई स्कूल में क्या रहता है, हम लोग जैसे कि 8, 9, 10 है ना, तो ये जो हम लोग का एज रहता है वो एज में क्या होता है कि हम लोग के ध्यान में रहता है और आगे की ज़िंदगी में हम लोग वो याद करते हैं। तो उसी टाइम जो हम लोग को सिखाया जाता है, जो हम लोग के ऊपर संस्कार होते हैं, वैसे ही हम लोग का स्वभाव, हम लोग का बिहेवियर बनता जाता है। तो ये जो संस्कार है, जैसे लाइफ में माँ बाप जैसे अपने बच्चों के ऊपर संस्कार करते हैं, वैसे ही शिक्षक का भी एक अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है शिक्षक की विद्यार्थियों के जीवन में। और यही जो शिक्षक ने जो संस्कार दिए हैं, ये लेसन में शंकरराव खरात लेखक ने बताए हैं, वो हम लोग को सीखना है। लेखक शंकरराव खरात, जन्म 1921, 2001, कथाकार, कादंबरीकार, लेखक, दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग। दलित चळवळ म्हणजे काय कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सहभाग। दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग, तडीपार, सांगावा, आडगावचे पाणी इत्यादी कथा संग्रह। झोपडपट्टी, फुटपाथ नंबर 1, माझं नाव इत्यादी कादंबऱ्या। तराळ अंतराळ हे आत्मचरित्र म्हणजे ऑटोबायोग्राफी प्रसिद्ध। शालेय वयात शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। शालेय वय मतलब जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं शालेय वय। शालेय वयात शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व, शिक्षक हमारे ऊपर जो संस्कार करते हैं उसका महत्त्व ये लेसन में लेखक ने हम लोग को बताया है। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। पहले भी और अभी भी जो मतलब विलेज है, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्कूल नहीं रहती, मतलब कॉलेज नहीं रहता है। कोई जैसे गांव में 7 तक की स्कूल रहता है और कोई गांव में कैसे 10 तक रहता है, फिर 11th और 12th के लिए शहर जाना पड़ता है। वैसे ही ये जो लेखक का गांव था वो वहाँ से मतलब छोड़ने वाले थे, है ना, क्योंकि वहाँ समझो 7 तक की स्कूल रहेगा, तो 7 के बाद 8th में दूसरे जगह जाएंगे। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो पुढील शिक्षणासाठी औंध, जिल्हा सातारा। औंध कहाँ पे है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में। येथील हायस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो, तसे माझे प्रयत्नही चालू होते। आई एम ट्राइंग, मैं ऐसे प्रयत्न कर रहा था कि मुझे हाईस्कूल में जाना है औंध। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगा आगे के एजुकेशन के लिए। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो, त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते। त्यासाठी लेखक काय करत होते की शिक्षकांची गायडन्स घेत होते की पुढे आता काय करायचं। ते शिक्षक जे होते ते कोणते होते, श्री हनुमंतराव देशमुख। श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी, जहाँ पे लेखक रहते थे उसी गांव में वो शिक्षक रहते थे। कौन से शिक्षक, हनुमंतराव देशमुख। और यहाँ पे जो शिक्षक के नाम दिए हैं और कौन से शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो आपको अच्छे से याद रखना है, तभी पहले से ध्यान दो। श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी, त्यांनी मला इंग्रजी तर्खडकरांचे भाषांतर शिकवले। इंग्रजी तर्खडकरांचे भाषांतर शिकवले मतलब जे एक ग्रामरचं म्हणजे इंग्लिश ग्रामरचं तर्खडकरांचं बुक असं त्याचा भाषांतर त्यांनी शिकवले होते। कोणी, हनुमंतराव देशमुख यांनी। कोणाला, लेखकाला। ते तसे स्काउट मास्टरही होते। स्काउट एक सब्जेक्ट आहे, आपको भी है अभी 9th 10th में। ते तसे स्काउट मास्टरही होते। मास्टर म्हणजे शिक्षक, टीचर। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। पथक मतलब एक ग्रुप है ना, जिसमें ज़्यादा बच्चे रहते कि आपको पता है कि स्काउट में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और उन्होंने क्या किया था, पक्क्या पायावर उभे केले थे। मतलब उसका जो फाउंडेशन था वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेन किया था।
श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4थीच्या वर्गात गणित शिकवले. कात्रे सर जे होते त्यांनी 4थीच्या वर्गात गणित शिकवले होते. अंकगणितासारखा अल्जेब्रा अवघड विषय मतलब हार्ड सब्जेक्ट त्यांनी सोपा करून सांगितला. उन्होंने एकदम इजी तरीके से बताया. आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सडपातळ. जे कात्रे सर होते वो कैसे थे, एकदम स्लिम थे. दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा. दमा मतलब अस्थमा. तो ये अस्थमा की वजह से वो उनको कभी कभी तकलीफ होती थी. कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकडं फोडायला जायचे. ये जो कात्रे सर थे उनके यहाँ पे जो लकड़ी रहता था ना, वो बड़े बड़े पेड़ काटते थे. वो तो बड़ा मतलब ये रहता था, तो उसको काटना पड़ता था ना, तो उसको बोलते लाकडं फोडायला जायचे. श्री गोळी वडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते. गोळी वडेकर जे सर होते ते 5वीत होते. ते इतिहास भूगोल शिकवायचे. त्यात इंग्रजी पहिलीत तरखडकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे. हो, कुठले सर? गोळी वडेकर ना. गोळी वडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते. ते इतिहास भूगोल शिकवायचे. 3 विषय ना, इतिहास भूगोल आणि मराठी. त्यात इंग्रजी पहिलीत तरखडकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे. श्री गोळी वडेकर खरे शेती तज्ञ होते. शेती तज्ञ मतलब उनको खेती का जो है वो ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट थे. तज्ञ ना, तज्ञ मतलब एकदम एक्सपर्ट. शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असे. वो खाली मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में आते थे क्या, नहीं. उसके अलावा उनको जो खेती का ज्ञान था वो भी था. और उन्होंने क्या किया कि स्कूल के बाजू में बाग ना, शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असे. और उनका ध्यान कहाँ पे था, मतलब खाली बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे, तो उसके अलावा वो क्या करते थे, जो स्कूल में जो गार्डन रहता है उसका भी वो ध्यान देते थे. त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय आला. और उसी बहाने लेखक और वो सर एक दूसरे से मिले ना. त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय आला. त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत. देखो यहाँ पे कितना मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस है. त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत. मतलब ये जो स्कूल के जो गार्डन थे, तो लेखक ने ऐसा क्यों बोला है कि आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावर तर उभ्या होत. मतलब ये लोग वो गार्डन की तरफ ध्यान देते थे. वो जो प्लांट वहाँ पे जो भी रहता था उसको पानी देना. मतलब गार्डन में वो कम काम नहीं रहता है. जो प्लांट्स रहते हैं उसको पानी देना, उसको साफ़ सफाई रखना. और किसी मतलब कोई अगर प्लांट ख़राब होता है तो उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है. तो ये बच्चे लोग जो है ये सब करते थे. इसीलिए वो मतलब बाग जो था, वो गार्डन जो था वैसे की वैसे था. आम्ही मुलं वयानं तसंच हाडापिंडानं मोठाड है ना. देखो कभी कभी क्या होता है कि जो गांव के बच्चे जो रहते हैं वो कैसे एकदम मतलब शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं है ना. आम्ही मुलं वयानं तसंच हाडापिंडानं मोठाड. कष्टाच्या कामाला कणखर. कष्टाच्या कामाला कणखर मतलब जो भी हार्ड वर्क रहता था तो हम लोग कैसे इजीली कर लेते थे वो वर्क. और कभी देखो कोई बच्चे कैसे रहते, थोड़ा सा काम किया कि वो थक जाते थे. लेकिन ये लोग ऐसे थे क्या, नहीं थे. कष्टाच्या कामाला एकदम कणखर. शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली. आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली म्हणजे काय की आम्ही त्यांची काळजी घ्यायचो म्हणूनच ती बाग जी आहे ती फुललेली दिसायची. शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची है ना. गावच्या ओढ्याकाठची मतलब गांव जो था वहाँ पे क्या था, ओढ़ा किसको बोलते हैं, जैसे नदी के जैसे रहता है. ओढ्याकाठची जी बाग होती ती मुलांच्या जीवावरच चांगली फुललेली उभी असे. या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटेने ओढून
बागेतल्या फुलझाडांना फळझाडांना आम्ही पाणी देत असू। ये गार्डन में जो फ्लावर्स के झाड़ थे, है ना, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बड़े बड़े झाड़ थे, उसको पानी देते थे। लेकिन कैसे कैसे पानी देते थे? खींच के, है ना। नल नहीं था, या फिर हम लोग अभी कैसे मशीन रहता है तो बटन दबाते तो पाइप में पानी आ जाता है, तो वैसे था क्या? नहीं, वो रहाटे, मतलब अभी भी देखा होगा आपने, कभी विलेज में गए हो तो खेत में या फिर किसी के घर के सामने भी जो कुआं रहता है और वहाँ पे पानी खींचने के लिए ऐसा व्हील रहता है इसका लोहे का ना, उसको बोलते हैं रहाट। तो उससे पानी खींचना पड़ता है रस्सी से, रस्सी को बकेट बांध के वो कुएं में डाल के फिर वो खींचना पड़ता है। तो ऐसे उन लोगों ने क्या किया? पानी दिया था। तेव्हा ती फुलझाडं फळझाडं तरारून उभी राहत होती, और उसकी वजह से क्या होता था कि वो जो झाड़, जो फ्लावर्स के झाड़ थे, है ना, फ्रूट्स के झाड़ थे, वो कैसे कैसे खड़े थे? तरारून। तरारून मतलब एकदम फ्लोरिस्ट ना। त्यामुळे श्री गोळीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे ना। जो बच्चे सुनते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदावयाची। गार्डन में जो जमीन थी, जमीन ना, कुदड़ी, ये क्या है कि फार्म इक्विपमेंट है। कुदड़ी, कुदड़ मतलब वो हम लोग खोदते हैं ना, तो उसको कुदड़ी बोलते हैं। और टिकावाने खांदावयाची, खांदावयाची मतलब खणायची, शुद्ध मराठी खणायची। और टू डिग, त्याचे वाफे करायचे। आता वाफे, वाफे हा ह्याचं मीनिंग काय असतं बघा? स्क्वायर टाइप में रहता है वो। सब जो खेत है, तो खेत कैसे रहता है? बहुत बड़ा रहता है। तो खेत को अगर पानी देने का रहेगा तो उसका एक टेक्निक रहता है। हम लोग ऐसे नहीं कि मशीन चालू किया और पूरे खेत में पानी चला गया, ऐसे करोगे तो वो जो मिट्टी है, खेत कैसा रहता है? एकदम फ्लैट रहता है ना। तो अगर हम लोग ऐसे ही मशीन चालू करेंगे तो वो पानी की जो मिट्टी है वो ऐसे ही बह जाएगी, एक जगह से दूसरे जगह चली जाएंगी, मतलब वो मिट्टी नहीं रहेगी एकदम पानी के फोर्स से। तो उसका टेक्निक रहता है। अगर हम लोग खेती में पानी देते हैं प्लांट्स को, तो उसका एक अलग टेक्निक रहता है। कैसे रहता है? उसको बोलते हैं वाफे तैयार करने, है ना। वाफे, वाफे ये वर्ड किसको बोलते हैं? एक स्क्वायर के जैसा, अभी समझो 5 और जो प्लांट रहते हैं वो कैसे रहते हैं? एक लाइन में रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि किधर भी, एक लाइन में। आपको जो तिफन कविता है उसमें भी आपको आया होगा कि जो तिफन है तो वो जो 3 इसका रहता है और वो आगे चलती है और वहाँ पीछे पीछे उसमें बीज बोया जाता है। तो एक लाइन में रहता है, बीज जो रहता है खेत में एक लाइन में रहता है। तो है ना, थोड़ा सा पोर्शन समझो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि इतने जो है पीक जो है, क्रॉप्स जो है, इतने क्रॉप्स को हम लोग को पानी देना है। तो क्या आजू बाजू में क्या रहेगा? मिट्टी रहेगी, फिर उसके बाद बीच में क्या रहेगा? क्रॉप्स रहेगा, और उसको पानी देना। और आजू बाजू में जो मिट्टी का हम लोग क्या करते हैं? उसको आजू बाजू में मिट्टी ये करते हैं, हम लोग जमा करते हैं, जो प्लांट जिसको पानी देने का है वो, तो उसको बोलते हैं वाफे तैयार करने। वो कैसे रहते हैं? ज़्यादातर स्क्वेअर टाइप में रहता है, तो उसको बोलते हैं वाफे तैयार करने ना। त्याचे वाफे करायचे, ताकि इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि जो पानी हम लोग क्रॉप्स को दे रहे हैं, प्लांट्स को दे रहे हैं, तो वो पानी वही रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, है ना। त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे। बंद मतलब बाजू बाजू में वो मिट्टी जमा करना, उसको बोला बंद घालायचे। आणि सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू। और ये जो हार्ड वर्क था, ये कष्ट उठाने का जो काम था, वो हम सब लोग करते थे। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे। देखो, हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल का उनका तो मतलब एक अलग ही, और हर एक प्रिंसिपल का रहता ही है कि जो मेन ये रहते ना। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत मोठा दरारा असे, तसे ते शिस्तीचे कडे भोगते, है ना। वो मतलब
शिस्त मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उनको बहुत ये थे, मतलब उनको बहुत वो डिसिप्लिन के ये थे भोगते, मतलब उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ किसके ऊपर था, शिस्त के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर. या शिस्तप्रिय हेडमास्टरांनी माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली और उनकी वजह से मेरे स्कूल में क्या है, मेरा स्कूल कैसे था, डिसिप्लिन में था. शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत, है ना. स्कूल की जो दूसरी घंटा होती थी, बेल बजती थी, तो वो हातात लकड़ी लेके, छड़ी लेके शाळेच्या दारात थांबत, वो स्कूल के दरवाजे के उधर रुकते थे. अशा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा, है ना. मतलब जो भी स्कूल में लेट आता था वो उनको मारते होंगे ना. श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत. त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत. रेन मार्टिनचं जे आहे ते ग्रामरचं बुक फेमस आहे, तर ते आवडीने ते शिकवत. ते सदानकदा विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करत, गायडन्स, काउन्सिलिंग ना, समुपदेशन करत. श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत, है ना. रायगावकर सर कैसे थे कि उनको जो सोशल वर्क था वो उनको अच्छा लगता था, रायगावकर सर को. लेकिन ये जो सर थे, कौन से, नाइक सर को वो नहीं अच्छा लगता था. आपण बरं आणि आपली शाळा बरी, तो उनको क्या लगता है कि नहीं, हम अच्छे और हमारी स्कूल अच्छी, बाकी कुछ हम लोग को लेन देन नहीं किसी से. हेच त्यांचं कार्य. यहाँ पे देखो, हेच त्यांचं कार्य. यहाँ पे ना बच्चों को कैसे कैसे ग्रामेटिकली यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं बच्चे, त्यांचन, तो ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे कैसा है, त्यान, ये जो है त्यान के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, और ये जो च है वो उसको त्यांचं मतलब त्यांचे कार्य. तो ये उसको मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं सेम मीनिंग है, त्यांचे कार्य आणि त्यांचं कार्य. तो च को हम लोग को लेंदी प्रोनाउंस करना है, त्यांचं कार्य. देखो, ये जब भी मैं पढ़ाती हूँ, कौन सा भी लेसन हो या पोयम हो, मैं पढ़ाती हूँ, और उसमें अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा समझो ग्रामेटिकली रॉन्ग पढ़ रहा है, तो उसको मैं मतलब बच्चों को वो चीज़ जो है बच्चों को ध्यान में आनी चाहिए, तो इसीलिए बीच बीच में मैं ग्रामर का भी समझाती हूँ बच्चों को, ताकि वो उनको एक नया चीज़ और एक नई चीज़ सीखने को मिलनी चाहिए. देखो, ऐसे हेच त्यांचं कार्य, त्यांचं मतलब त्यांचे कार्य, सेम मीनिंग है. पण इसका जो है च के ऊपर जो है वो अनुस्वार नहीं है, ये त्या के ऊपर अनुस्वार आहे, त्यांचं कार्य. त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली, है ना. उनकी जो शिस्त थी, डिसिप्लिन था, वो एकदम कैसी थी, कड़क थी, है ना. उनकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, और परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने रिजल्ट कैसे लगता था बच्चों का, बहुत अच्छे लगता ये होता था, और जो स्कूल का क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ उनकी वजह से. औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो. औंधला शिकायला जायचं म्हणून हेडमास्टरांना लेखक भेटले. त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केलं. उन्होंने क्या किया, प्रॉपर गायडन्स किया. शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं. ये देखो, यहाँ पे होतं भी आहे ना, होतं मतलब होते, असतानाही, शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं. देखो, जो बच्चा मतलब पढ़ता है, अच्छे से सुनता है, तो उसके तरफ ऑब्वियसली जो स्कूल टीचर जो रहते हैं, तो उनका ध्यान ऑटोमेटिक उनकी तरफ जाता है. शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावे, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही. शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावं, है ना, हम लोगों ने अपने अंदर कैसे शिस्त डिसिप्लिन लाना है, वो नाइक सर ने सिखाया, है ना.
जीवनात आपली प्रगती, हम लोग प्रोग्रेस कैसा करना है या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश. हितोपदेश मतलब ये 2 वर्ड है, हित और उपदेश. हित मतलब अच्छा काम, और उपदेश मतलब गाइडेंस, जो कोई हम लोग को बताता है. तो हम लोग के हित के दृष्टि से, मतलब हम लोग का कुछ अच्छा हो ऐसा जो उपदेश करता है उसको बोलते हैं हितोपदेश, है ना. तो त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही, मैं कभी नहीं भूल सकता जो उन्होंने बोला है. श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे. उपकृत मतलब उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किए हैं. रायगावकर सरांनी आणि देशपांडे सरांनी. कसे ते 1-2 प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो. उद्धृत मतलब क्या होता है कि मतलब एकदम उद्धृत एकदम स्पष्टपणे ना. कसे ते 1-2 प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से. तो कैसे एक्सप्लेन किया है, जो प्रसंग थे, जो इंसिडेंट्स थे, तो ये 2 इंसिडेंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है. कुस्तीसारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे. आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी जो इंसिडेंट्स यहाँ पे बता रहे अभी लेखक, 2 इंसिडेंट्स है. तो पहला इंसिडेंट्स जो था वो कुश्ती, जो ये है गेम है, उसके बारे में. कुश्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे. देखो वहाँ पे भी जात पात के ऊपर क्या भेदभाव किया जाता था, है ना. अभी देखते हैं आप लोग, अभी तो कोई नहीं, मतलब जात पात ये तो हम लोग नहीं ये करते अभी, लेकिन पहले के ज़माने में था ऐसा. कुस्तीसारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे. आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती, है ना. मतलब रिहर्सल, जो प्रैक्टिस करने के लिए वेगळी तालीम होती, उसको बोलते तालीम. लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत होतो. हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे, तर कधी नारळ, तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत. पहले के ज़माने में क्या था कि बख्शिश के तौर पर क्या दिया जाता था, जैसे खोबरे, नारळ या फिर 1 रुपया. तो इतना ही उन लोग को प्राइज़ मिलता था पहले के ज़माने में. एक पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते. असाच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो. कुस्त्यांचा फड मतलब जहाँ पे कुश्ती खेलते हैं ना, तो उसको बोलते फड़. वो जगह जो रहती है उसको बोलते फड़. तेथे एका थोराड मुलाला याला जोड म्हणून फडात फिरवत होतो. 2 राउंड मारूनही त्याला कुणी जोड उभा राहिला नाही. मतलब एक जन जो था वो फड़ के अंदर उतरा और याला जोड़ मतलब उसके साथ खेलने के लिए कोई चाहिए ना, दूसरा वाला. तो 2 राउंड मारूनही त्याला कुणी जोड उभा राहिला नाही. उसको देख के कोई खड़ा नहीं हुआ. तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर. शंकर्या मतलब शंकरराव खरात, ये जो लेखक है उनका नाम शंकरराव खरात थे. और जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसे नाम, ऐसा आड़ा टेढ़ा नाम लेने की, जैसे शंकर्या, राम्या, श्याम्या, ऐसा उनका मतलब सीधे नाम से उनको नहीं बुलाया जाता था. ऐसे शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर. तो गड्याबरोबर मतलब वो जो प्लेयर था, कुश्ती प्लेयर, तो उसके साथ में जाता है क्या तू खेलने के लिए. किसी ने तो भी आवाज़ दिया. मी हाँ म्हणत मैदानात गेलो और मैं कैसे उठ के हाँ जाऊँगा ऐसे बोल के मैदान में उतर गया, ग्राउंड में. आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली और उसके साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हो गया. पण मला कुणीतरी ओळखले आणि हटकले, है ना. किसी ने तो भी लेखक को पहचाना और उनको हटकले मतलब मना किया. तो पण मला कुणीतरी ओळखले आणि हटकले मतलब मना किया, नहीं जाने दिया. क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे ही मतलब ये मतलब वहाँ पे जात पात के तौर पर ये जो भेदभाव किया जाता है उसकी वजह से हुआ होगा कि
लेखक को वहाँ जाने से रोक दिया, मतलब मना किया। मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो। हिरमुसला मतलब नाराज हो गए ना, नाराज हो गए और बाजू में हट गए। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला, और ये जो प्रसंग था, ये जो इंसिडेंट था, इसके वजह से मुझे क्या, लेखक क्या बोलते हैं, मुझे बहुत दुःख हुआ, मेरे मन को वो छू गई वो बात। हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली। और ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे मन को कोई बात लग जाती है तो हम लोग क्या पेरेंट्स के साथ या फिर टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो लेखक थे उन्होंने भी क्या अपने सर को बता दिया होगा, रायगावकर सर को। तो सर क्या बोले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहेत, समाज अजून निद्रिस्त आहे, खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे हे अजून त्याला नीट समजले नाही। समाज मतलब क्या, सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है और सोसाइटी मतलब क्या, सोसाइटी के लोग। ये जो सोसाइटी है उनके अंदर जो लोग हैं वो क्या है, अभी सोए हुए हैं। सोए हुए मतलब सच में सोए हैं क्या, नहीं, मतलब उनको समझ नहीं है कि खेल के मैदान में क्या जात नहीं देखना चाहिए, किसी की कास्ट नहीं देखना चाहिए, वो जात नहीं देखना चाहिए, और क्या देखना चाहिए, कौशल्य, जो स्किल है वो देखना चाहिए। ये अजून त्याला नीट समजले नाही, ये सोसाइटी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पर एक दिवस ऐसा येईल कि ये सारे नष्ट होईल, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो ये सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल, और आप लोगों को भी ये जो स्पर्धा है, ये जो गेम्स है वहाँ पे आप लोगों का भी सम्मान किया जाएगा, आप लोग को भी मतलब आप लोग को भी बुलाया जाएगा। ये हो गया एक प्रसंग, एक इंसिडेंट। आता दूसरा प्रसंग, असाच एक दूसरा प्रसंग शिमग्याच्या धुळवडीला। शिमगा मतलब क्या, होली, और धुळवडी मतलब धूलिवंदन। होली जो रहती है वो पहले दिन रहती है, और दूसरे दिन क्या रहता है, रंगपंचमी, उसको धुळवडी बोलते। शिमग्याच्या धुळवडीला आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला। आमच्या वस्तीतील, वस्ती मतलब जहाँ पे लेखक रहते थे, प्रौढ वर्गात शिमग्याच्या धुळवडीला आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला। मतलब ये जो होली का दिन रहता है उसके बाद रंगपंचमी होती है, और उसी दिन क्या हुआ कि जहाँ पे मतलब ये जो एडल्ट एजुकेशन का वर्ग जहाँ पे क्लास लिया जाता था, वहाँ पे क्या हुआ, तमाशाचा फड उभा राहिला। वहाँ पे तमाशा मतलब फड मतलब तमाशा के लिए वो जगह यूज़ की गई। त्या दिवशी प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता, और जो एडल्ट एजुकेशन था वो वहाँ पे बंद था उसी दिन। तो वो जो एडल्ट एजुकेशन थे वहाँ पे कौन सिखाने के लिए जाते थे, रायगावकर सर। एडल्ट एजुकेशन आपको पता है, प्रौढ़ साक्षरता मतलब जो बड़े लोग होते हैं जिनको वो जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो उनके लिए उनको मतलब लिखना और पढ़ना आना चाहिए। उनकी वजह से रात के समय पे दिन भर वो लोग काम करते थे, और रात के समय में वहाँ पे क्या होता था, स्कूल वहाँ पे होता था, और वहाँ पे ये रायगावकर सर जो है वो वहाँ जाके उन लोग को पढ़ाते थे। पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने, मतलब ये पता नहीं था कि वहाँ पे तमाशा होने वाला है, पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला गेले। और उनको क्या लगा कि जैसे मतलब रोज़ की आदत थी उनकी कि जाके उन लोग को पढ़ाना, तो वैसे वो चले गए वहाँ पे। प्रौढ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता। कंदील मतलब ये जो घासलेट के ऊपर जो दिया चलता है ना, कंदील, तो ये जो कंदील है उसके प्रकाश में ये लोग क्या करते थे, प्रौढ़ साक्षरता वर्ग वहाँ पे चलता था। लेकिन अभी क्या हुआ, तमाशा चल रहा था। ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले, और वहाँ से वो जो सर थे वो वहाँ से एकदम चले गए वहाँ से। चटकन मतलब विदाउट लॉसिंग टाइम ना। त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो।
मी त्यांना आडवा गेलो, मतलब सर को देख के ही जो लेखक थे वो उनके बाजू में गए. माझी मान खाली झाली होती, है ना. माझी मान एकदम, मतलब सर को एकदम इन्सल्टिंग फील हुआ ना, गिल्टी फील हुआ था. ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन हे चालायचे. आणि मास्तर तसेच वाटेला गेले. और उन्होंने मतलब जो लेखक को है नाराज़ नहीं किया. उन्होंने क्या बोला कि आज धुलीवंदन है, आज क्या रंगपंचमी है ना, तो आज हे चालायचेच, मतलब ऐसा होता होगा, ऐसा मतलब होता है ना, ऐसा चलता ही रहेगा. आणि मास्तर तसेच वाटेला गेले और वो वैसे वहाँ से निकल गए. मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले. उस दिन देखो, उस दिन वो जो सर थे रायगांवकर सर, उन्होंने लेखक को नाराज़ नहीं किया. उनको क्या बोले कि ये ऐसा चलता रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसा मतलब. अन मास्टर तसे और वहाँ से वो निकल गए. लेकिन दूसरे दिन उनको वो अच्छा नहीं लगा. दुसरे दिन मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले, शंकर तू हे ध्यानात ठेव, जिथं प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता, त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा, है ना. जहाँ पे ये प्रौढ़ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, जहाँ पे ये एडल्ट एजुकेशन चल रहा है, और जहाँ पे तुम लोग पढ़ाई करते हो, जहाँ पर ये क्या है, एक विद्या मंदिर है ना, मंदिर के जैसा है, वो पवित्र है मंदिर के जैसा. और वहाँ पे तुम लोग तमाशा कसा उभा, और वहाँ पे आप लोगों ने तमाशा क्यों किया, क्यों खड़ा किया वहाँ पे. सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो. और ये जो सीख मिली रायगांवकर सर से लेखक को, वो लेखक कभी भी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में. देखो, ये जो मैंने पढ़ाया है, तो इसमें से अगर कोई भी वर्ड, मराठी वर्ड आपको हार्ड लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. तो या फिर मैं अपने नेक्स्ट जो वीडियो है, दूसरे कौन से भी लेसन का मैं बनाऊंगी, तो इसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये आपको अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको वही के वही आंसर कर दूंगी.